नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या इस मर्तबा दम किसी और दल का देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर ये चुनाव के परिणामों के जरिए ही पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। दलों के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा करते हुए माहौल बना रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल की बात की जाए तो वो जनता को सौगात देकर उनका रुख अपनी ओर करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी अब मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। खैर, कड़ी कवायद के बाद कामयाबी आखिर किसे हाथ लगेगी, इसे लेकर एक अलग ही रोमांच है। फिलहाल कुर्सीनामा में चलिए आपको लेकर चलते हैं उस विधानसभा क्षेत्र जो सपा का गढ़ है। लेकिन पिछली बार यहां पर कमल का ध्वज शान के साथ लहराया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का ये खास सफर। उन्नाव विधानसभा सीट पर दलों के दबदबे के साथ हर एक सियासी समीकरण पर विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिनके साथ विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। ये है उन्नाव जिला जो सूबे की सियासत में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। वहीं अब जब 2022 में सत्ता का संग्राम है तो ऐसे में यहाँ का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। चुनावी जंग को लेकर पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बता दें कि जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक उन्नाव पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि इस बार बीजेपी को हराने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी पूरी दमदारी के साथ मैदान में है। ऐसे में सत्ताधारी दल की राह अब की बार आसान नहीं है। उन्नाव सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 बार जीत हासिल की है। बीते 3 चुनावों को देखें तो इसमें 2 बार सपा और 1 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2017 में बीजेपी के पंकज गुप्ता ने सपा की मनीषा दीपक को करीब 46,000 मतों के अंतर से हराया था, जबकि इसके पहले 2012 में दीपक कुमार ने बीजेपी के पंकज गुप्ता को 10,145 मतों के अंतर से शिकस्त दी। वहीं 2007 में भी इस सीट पर सपा के दीपक कुमार ही जीते थे। तब उन्होंने कांग्रेस के शिवपाल सिंह को 11,112 मतों के अंतर से हराया था। बता दें कि उन्नाव सीट पर 2014 में सपा विधायक दीपक कुमार का निधन होने के चलते उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के पंकज गुप्ता ने बाजी मारी थी। उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 4 लाख के करीब है। इनमें पुरुष मतदाता 2,15,000 से अधिक, जबकि महिला वोटर लगभग 1,80,000 है। समस्याओं पर नजर डाली जाए तो क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। शहर की यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। गंदगी, बेरोजगारी, बिजली कटौती, अवैध वसूली, अराजकता, भ्रष्टाचार इस विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दे हैं। अब ऐसे में उन्नाव सीट पर मतदाता किसे अपना माननीय चुनकर विधानसभा भेजते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। उन्नाव जिले की उन्नाव विधानसभा सीट पर मुकाबला आखिर कैसा होगा? कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है? जनता का आखिर क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिले से नेताओं के भी जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गगन जी, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी समीकरण, जातीय समीकरण साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं, लेकिन समस्याएं भरपूर हैं। क्या लग रहा है, क्या कहती है उन्नाव की जनता इस बार? या फिर हम कह सकते हैं कि मनोहर लाल और उनके फैमिली का ही, परिवार का ही वहाँ पर दबदबा रहा है। पहले मनोहर लाल कई बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे। उसके बाद उनके जो बेटे हैं दीपक राम कुमार, दोनों विधायक रहे। तो इन्हीं लोग का वर्चस्व रहा है। लेकिन
पिछले चुनाव में 2017 में और 2014 में जब उपचुनाव हुआ था, उस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज पर कब्जा किया, मजबूती से कब्जा किया है और मानती कि उन्नाव सदर की अभी भी जनता भारतीय जनता पार्टी के विधायक से फिलहाल खुश दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को वापस पाने के लिए जितोड़ मेहनत कर रही है। सुनील सिंह जो अखिलेश के पसंदीदा नेताओं में से हैं, उनके विश्वसनीय नेताओं में से हैं, वो वहां पर लगातार रहते हैं। उदय सिंह काफी वहां पर अपने समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को वापस पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन्नाव जिले में एक डेंट लगा था पिछले 2017 में जब माखी कांड हुआ, वहां पर जब कुलदीप सिंह सेंगर का कांड होता है, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा वहां पर बैक पर आती है, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को टिकट भी दी जा रही थी। हाल ही में पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का भी उम्मीदवार बनाया था। तो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई हैं, लेकिन लगातार साक्षी महाराज वहां पर ऐसे बयान देते हैं जिससे चुनाव का जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, वो हावी हो उन जो वहाँ के लोगों को विकास चाहिए उस पर ध्रुवीकरण हावी हो जाता है। लेकिन गगन जी, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी आपने कुलदीप सेंगर का जिक्र किया है कि जिस तरह से डेंट लगा था उसको डैमेज कंट्रोल करने में कुछ हद तक बीजेपी यहाँ पे कामयाब भी रही है। 2020 में यहाँ पे बाइपोल होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि 7 सीटों पर बाइपोल होता है। बाइपोल के नतीजे भी यहाँ पे बीजेपी के फेवर में जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि विकास की दरकार, विकास की आस यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विकास दूर है और यहाँ पे वोट पोलराइजेशन के चलते ही यहाँ पे राजनीतिक दल अपनी अपनी सत्ता बनाने में, वापसी करने में कामयाब रहते हैं। इस मर्तबा क्या लगता है, समीकरण बदलेंगे या स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी? क्योंकि साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हमेशा जाने जाते हैं। देखिए, क्योंकि उन्नाव एक ऐसा जिला है जो कानपुर के बाद दूसरा लखनऊ के करीब का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक यूनिट्स हैं, वहां पर चमड़े का ज्यादा उद्योग होता है। कानपुर की जितने भी टेनरी फैक्ट्री थी वो सब उन्नाव चली आई। तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी अगर वहां का विकास ना हो तो सवाल उठता है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि जिन विश्वास के साथ जनता उन्हें विधानसभा के अंदर भेजती, तो आखिरकार विकास क्यों नहीं हो रहा है? पूरा कानपुर हाईवे की बात करें तो इटावा तक जाता है, बुंदेलखंड तक जाता है। उस हाईवे के किनारे जितने भी शहर हैं या कस्बा हैं, वहां वो विकास नहीं पहुंच पाया है। उसका कारण चाहे हम समाजवादी पार्टी पे ठीकरा फोड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी पे फोड़े, लेकिन लगातार वहां की जनता को अभी भी विकास की दरकार है। लेकिन दूसरी बात, अगर हम देखें कि डैमेज कंट्रोल की बात किया जाए तो कुलदीप सेंगर के बाद जितने बार डेंट लगा है हर पहलू पे, भले अभी उनको आजीवन कारावास हो चुकी हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया हो, लेकिन जब शुरुआती में जब ये आवाज उठी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर, हालांकि पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर से भाजपा उतनी दूरी बना नहीं पा रही थी। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के बाद उससे दूरी बनाई, उन्हें पार्टी से किनारा किया, उनके विधायकी उनसे छीनी गई। लेकिन उसके बाद जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उनकी पत्नी को अध्यक्ष का टिकट दिया जाता है, फिर आवाज उठती है, फिर प्रियंका गांधी उनके खिलाफ ट्विटर वॉर करती हैं, फिर उनका टिकट काटा जाता है। तो जब मामला आता है अपने नेताओं को खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कदम तो उठाती है, लेकिन जब उसका विरोध होता है उसके बाद कदम पीछे करती है। इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है। 2022 में उनको उम्मीद है कि जो उनका गढ़ माना जाता था विधानसभा उन्नाव सदर और उन्नाव पूरा जिला, जहां पर 6 सीटों में कभी समाजवादी पार्टी राज करा करती थी, बसपा का विधायक राज किया करता था, आज भाजपा के पास सभी सीटें हैं। 5 सीटों पे तो भाजपा विधायक चुने गए थे, एक पे बसपा विधायक थे अनिल सिंह, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ चुके हैं। माने कि विकास की दरकार आम जनता को है, लेकिन जब बगाहें जब जनता आवाज उठाती है तो साक्षी महाराज सामने आते हैं। आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से उन्नाव के जिला अध्यक्ष अखिल मिथिलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी मैम, बताएं। मिथिलेश जी, आखिर क्या वजह बताई जाती है कि एक वक्त था जब उन्नाव आपका गढ़ बताया जाता था और वो गढ़ आपके हाथ से खिसक गया? नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ कैबिनेट के अंदर लेकर खड़े हुए हैं पूरी मुस्तैदी से। और वही अभी बात जो अनिल सिंह की बात चल रही थी, अनिल सिंह जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भागे हैं और बाकी हमारे जो है आगामी चुनाव में फिर
छह विधानसभा जो है जीत के आएंगे हम लोग। पूरी मुस्तैदी लगे हुए कार्यकर्ता सब। लेकिन मिथिलेश जी, 2007 वाला जादू आखिर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्यों मायावती की और क्यों बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो क्यों कारगर नहीं हो पा रही है? कोशिश तो बहुत की जा रही है। जी हाँ, कोशिशें हमारी बिल्कुल जारी है और बहुजन समाज पार्टी में सब समाज के लोग जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से। और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो चक्की चौराहे पर बोलता तो ही है, लेकिन बड़े बड़े धुरंधरों की पैरों नीचे जमीन खिसकाने काम करता है वक्त आने पर। लेकिन सपा का तो ये आरोप है, क्योंकि सपा लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि यहाँ पे बसपा बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही है। जी नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। हम किसी बी पार्टी सी पार्टी में यकीन नहीं रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार है और ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दंड होते हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सपा से जिलाध्यक्ष भी, उन्नाव से जिलाध्यक्ष है धर्मेंद्र यादव जी, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी गगन मिश्रा राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ मिथिलेश जी भी हमारे साथ जो बसपा से जिलाध्यक्ष है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका गढ़ था। मैडम, मैं पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जनपद उन्नाव से मुझे जनपद उन्नाव के अध्यक्ष के नाते आप पूछना, इसलिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और जो सीधा मुद्दा जो रहता है, जिसका सीधे सरोकार जनता से होता है, हम उसके लिए जाने जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे धर्मेंद्र जी ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए मिथिलेश जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका गढ़ था, आप उन्नाव की सारी विधानसभा सीटों पर आप लोग काबिज थे, कहाँ चूक हो गई कि बीजेपी काबिज हो गई? देखिए, चूक नहीं हुई। पिछला चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का झूठ कामयाब रहा, लेकिन 4.5 साल में जनता जान गई है झूठ बेनकाब भी हो जाता है। मैडम, आप भी जानती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक टिकने वाला और चलने वाला नहीं होता है। तो झूठ के दम पर हम चुनाव हारे थे और जनता के भरोसे पर दोबारा समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव में 6 सीटें जीतने जा रही है। जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ था, हम 48 में 51 में हमने 45 सीटें घोषित की थी, 22 जिला पंचायत के हमारे सदस्य बने। तो आगाज हमारा बहुत शानदार रहा है और आने वाला समय भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनपद उन्नाव में, चाहे एक्सप्रेसवे के मामले में रहा हो, जब बेटियां उन्नाव में जलाई गई, 5 बेटियां, आपको पता होगा कि जनपद उन्नाव के अंदर बेटियों को दौड़ाकर जलाया गया। एक बेटी को इंसाफ नहीं। धर्मेंद्र जी, आपको मैं रोक रही हूँ। मैं चाहूंगी कि मैं इस वक्त हमें डिबेट में ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी से उन्नाव से जिला अध्यक्ष हैं पुनीत गुप्ता जी। पुनीत गुप्ता जी, बहुत स्वागत है इस वक्त हमें डिबेट में। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद जी। पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ सपा से जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी, और बसपा से भी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश जी। पुनीत जी, तैयारी बहुत है और काम बोल रहा है, एक्सप्रेसवे की सौगात भी दे दी गई है, लेकिन आखिर क्या वजह बताई जाती है कि औद्योगिक नगरी उन्नाव होने के बाद भी वो विकास नहीं हो पा रहा है, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग? नहीं, विकास पूरी तरीके से उन्नाव में हो रहा है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी हम लोग 350 पार करेंगे। और आप अगर देख रहे होंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंत्योदय तक पहुंच रही है, हर अंतिम व्यक्ति को योजना मिल रही है। और जो अन्य सरकारें थी उनके नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति को योजनाएं नहीं मिल पाई थी, उनमें केवल दिखावा होता था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जितना भी वोट यहाँ पे अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, तो उस वक्त सपा का न केवल वोट शेयर बढ़ा था बल्कि उनके कैंडिडेट्स भी भारी मतों में जीत के आए थे। गुप्ता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का सहयोग मिल रहा है। और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा है और 6 विधानसभा भी हमारी है। और इस बार में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 6 की 6 सीटें जीतेगी उन्नाव में, प्लस पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 350 का आंकड़ा पार होने वाला है। लेकिन गुप्ता जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारी की सारी सीटों पर आप लोगों का कब्जा है, उसके बाद भी एक भी मंत्री इस सीट पर नहीं, उन्नाव को नहीं मिला है, उन्नाव से एक भी मंत्री नहीं बना है। और बहुत लंबे वक्त से साक्षी महाराज केंद्र की राजनीति में अपना वर्चस्व रखते आ रहे हैं और केंद्र की राजनीति में भी उन्नाव जिले से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है।
उन्नाव से हितनारायण दीक्षित जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। मैं केंद्र की बात कर रही हूँ। देखिए, केंद्र की अगर आप बात करेंगी तो साक्षी महाराज जी का एक बड़ा ओहदा है, बाकी वो सांसद है हमारे, और ये तो चूंकि अच्छा, मतलब ओहदा बड़ा है, मंत्री मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री देखिए, मंत्री हमारे यहाँ कोई भी सांसद मंत्री बनने का लालच नहीं रखता है। हाँ। पार्टी जिसको कहती है वो मंत्री बन जाता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र जी, गुप्ता जी कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है और अंतिम छोर तक विकास पहुंचाया जा रहा है। अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सपा और बसपा की सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है। सड़कें, गड्ढे, खनन करके गंगा जी को डाइवर्ट किया गया। गंगा जी की कोठी का सिल्क नहीं साफ कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और एक समाजवादी पार्टी सरकार में गढ़ेवा का पुल बना था जो फतेहपुर को जोड़ता था, और फिल्टर साफ नहीं हुई। गंगा का अवैध खनन हुआ, रूट डाइवर्जन हुआ पानी का, और 2000 बीघे गेड़ी जलमग्न हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी विधायक वहाँ लोगों से मिलने नहीं पहुंचा। आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला। अभी जब बाढ़ आई, बाढ़ में लोगों की धान की पकी हुई फसल चली गई। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंचा। बाढ़ में आलू की लगी हुई खेती बह गई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहाँ पे सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है, संवेदनहीन सरकार के खिलाफ जानकारियां मिली है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं और लगातार वो जनता के बीच में है, और सरकार लगातार जो है जिनका नुकसान है मुआवजा देने का भी काम कर रही है। यहाँ पे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हमने तो अपने कार्यकाल में पूरा विकास किया है, लेकिन बसपा ने हर तमाम चीजों की बंदर बांट लगा दी। बहुजन समाज पार्टी में किसी योजना का नाम बदलने से जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास रखती है, इस तरह के काम नहीं होता है। दूसरी बात, आज देखिए पूरे जनपद में सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हैं, और आवारा पशु से जानवर लोग अपने घरों में न रह करके जानवरों को ताकने के लिए, उनको अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में काम कर रहे हैं रात दिन 24 घंटे। इस तरीके से बहुजन समाज पूरी प्रदेश की जनता ट्राई कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। वो आने वाले वक्त में 2022 में उनको सबक ठीक से सिखाएगी। ठीक है पुनीत जी, 2022 में सबक सिखाएगी, क्योंकि अंधा पशु अंधा पशु घूम रहे हैं खेत में। 2022 में आप देख लीजिएगा, सपा बसपा पूरी तरीके से, सपा बसपा कांग्रेस पूरी तरीके से उसका सफाया हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि अभी आप लोगों ने अलायंस नहीं किया है, आने वाले वक्त में सपा बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा बसपा कांग्रेस अगर मिल के भी लड़ेगी तो उनका आप ये मान के चलिए पूरी तरीके से उनका सफाया इस बार होना है। और ठीक है, नीतियां हैं उनसे आम जनता बहुत खुश है। ठीक है, धर्मेंद्र जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे बसपा के जिलाध्यक्ष मिथिलेश जी का कहना है कि सपा बसपा मिलकर, कांग्रेस मिलकर बीजेपी का सफाया कर देंगे। क्या मान लिया जाए कि ये इनडायरेक्टली अलायंस होने को लेकर? कोई गठबंधन नहीं, जो गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं वही गठबंधन होंगे, वही गठबंधन की सरकार बनेगी। छोटी पार्टियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पहले भी, उनसे गठबंधन करेंगे, और गठबंधन का फैसला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो गठबंधन करेंगे उसको जमीनी स्तर पर अमली क्षमा फैलाने का काम हमारा है। मैडम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जनपद उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के घोटालों की बात जरूर कर लें। एक आपने कंपोजिट ग्रांट घोटाला सुना होगा, जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी के ऊपर FIR हुई थी, उनको जेल जाने तक की CBI जांच चल रही है। उसी तर्ज पर एक ओपन जिम का मामला चल रहा है। ग्राम सभाओं में 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक की लागत के ओपन जिम पे सामान खरीदे गए बिना टेंडर के, जबकि उसका TS जो तकनीकी स्वीकृति है वो 1.5 लाख रुपए की गई। और भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वही तकनीकी स्वीकृति जिसकी 1.5 लाख थी, उसकी राशि 1 लाख रुपए लगभग 2.5 लाख रुपए करके, और बिना जवाब दीजिए। गंभीर भ्रष्टाचार, क्योंकि मुख्यमंत्री और योगी सरकार पर कोई अभी तक बड़ा इस तरह से भ्रष्टाचार की सीधे आरोप नहीं लगा पाया है, लेकिन यहाँ पे प्रधानों पर दबाव बनाया गया, प्रधानों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर सेक्रेटरियों के द्वारा सामान खरीदवाया गया। बड़ा भ्रष्टाचार है। पुनीत जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। धर्मेंद्र जी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि पुनीत जी से सवाल करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पुनीत जी ने यहाँ पे बीच में ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज व्यवस्था को लगातार ध्वस्त करने का काम कर रही। पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान सर्वोपरि है, वो कौन चीज खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा तय करेगा। लेकिन इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी दलाली के लिए
जिसमें उनको ज्यादा लेकिन धर्मेंद्र जी उनके ऊपर दोषा धर्मेंद्र जी, लेकिन ये भी आरोप सपा पर लगता है, करते हैं सपा पे ये भी आरोप अब तक लगता आया है, ये लगाया जाता है कि विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ही उनकी ही सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां होती हैं और एन वाई फैक्टर को साधने की फैक्टर को साधने की कोशिश हमेशा होती है और इस चक्कर में विकास को दरकिनार कर दिया जाता है। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो 5 साल में रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार की बात नहीं कर पाए। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमने रोजगार भी दिया और जितने लोगों को रोजगार नहीं दिया उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम सरकार में आएंगे 10 लाख लोगों को सबसे पहले रोजगार देंगे। लेकिन इसके लिए धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से, किस मद से आएगा, राशि किस मद से आएगी? सरकार जब बनती है, सरकार सृजन करती है जी। सरकार जब बनती है उसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने रोजगार भी दिया, उन्होंने एक्सप्रेसवे भी बनाया, उन्होंने जरेश्वर मिश्रा और लोहिया गांव आवास भी बनाए, सारी योजनाएं उन्होंने बनाने के बाद पूरे लेकिन बसपा और बीजेपी का आरोप है कि कुछ वर्गों तक ही आप लोगों का विकास सीमित हो गया था। मिथिलेश जी, यहाँ पे जिस तरह से जिन बातों का जिक्र यहाँ पे धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो आप जानते हैं प्रदेश में जो चल रहा है और जो इसके पहले चला है, जब भारतीय जनता जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उसके जस्ट बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। अभी अगर हम जनपद उन्नाव की बात करें, अभी बाई इलेक्शन हुआ था बागरमऊ में, हमने जो है वहाँ पर पाल समाज के कैंडिडेट को उतारा। उसके भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से मिली भगत से समाजवादी पार्टी ने भी पाल प्रत्याशी उतार दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। यही आरोप तो सपा आप लोगों पर लगा रही है कि आप बतौर बसपा टीम बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम कर रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को और सपा को भुगतना पड़ता है। मैं वो बता रहा है, मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने पाल बिरादरी के कैंडिडेट को बहुत संक्षेप में धर्मेंद्र जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगाए, आप पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप यहाँ पे मिथिलेश जी लगा रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए ये टीम बी कौन है ये आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी जीतने के लिए जब चुनाव लड़ती है, इसमें अलंगा वोट कटुआ का काम ये लोग करते हैं। इनका जो षड्यंत्र है वो बेनकाब हो चुका है। अब देखते हैं कि 2022 के चुनावों में आखिर किसका षड्यंत्र बेनकाब होता है और विकास आखिर किसका बोलेगा। सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है और उस 2022 में किसके सर पर जो जीत का सहरा है वो देखने को मिलेगा, बंधेगा वो भी 2022 के चुनाव जब संपन्न होंगे, तब हमें अप्रैल तक जब सरकार का गठन होगा हमें पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए, और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ पुनीत गुप्ता जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। गगन, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, विकास की अगर बात की जाए तो किस तरह से जलेबी की तरह बात को घुमाया जाता है ये तमाम राजनेता बखूबी जानते हैं। जनता से सरोकार वाली बातों पर अगर इनसे सवाल किया जाएगा तो ये इस तरह से कन्नी काट लेते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ मंडल का एक जिला है उन्नाव और लखनऊ का बॉर्डर जिला है, कानपुर से भी मिला हुआ है। जो विकास वहां तक पहुंचना था वो विकास वहां तक पहुंच नहीं पाया। अगर विकास कोई लखनऊ से गया तो सीधा कानपुर गया, वाया भले उन्नाव गया हो, लेकिन उन्नाव तक विकास नहीं पहुंचा। हालांकि टेनिस फैक्ट्री जब कानपुर से शिफ्ट हुई थी, वहां पर गंगा सफाई अभियान चल रहा था, तो कानपुर में टेनिस फैक्ट्री हो गई, कई फैक्ट्रियां नहीं लगी, उद्योग बढ़ा, लेकिन जो विकास होना था वो वहां पर कहीं ना कहीं हद तक रुका हुआ है। अमृत योजना हालांकि वहां तक पहुंचा, लेकिन अमृत योजना के चलते भी वहां के लोगों को दिक्कतें हुई, पानी की किल्लत हुई, तमाम वो चीजें जो सड़कों का डिमांड थी, सड़कें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो भारतीय जनता पार्टी पर चुनौती जरूर है, क्योंकि वो सत्ता पे है। उन्नाव के लोगों को क्या जवाब देंगे, समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया था वो गिनाएंगे, तमाम चीजें हैं, काम जरूर गिनवाएंगे, लेकिन उन्नाव की जनता को जो दरकार अभी भी उस विकास की है, उस स्तर के विकास की है, वो नहीं मिला। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष खुद उन्नाव से आते हैं। साक्षी महाराज एक फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वहां से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब तो 6 विधायक हैं। तो जो विकास होना था नहीं हुआ। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन
उससे कहीं हद तक सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वाकई में, क्योंकि दोषारोपण किया जाता है और विकास के मुद्दे पर जब चर्चा की जाती है, सवाल कर लिया जाता है, तो कुछ लोग तो कन्नी काट लेते हैं और कुछ लोग फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। 2022 में आखिर किसके स्तर पर जीत का सहरा यहाँ पे बंधेगा, ये हमें अप्रैल तक पता चल जाएगा। बहरहाल गगन जी, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।